यूपी की पुलिस चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपराधियों के दिल में कभी खौफ पैदा नहीं कर सकते हैं। आज की कहानी में भी बिल्कुल भी ऐसा ही होता है। दोपहर के यानी दिन दहाड़े दोपहर के 12 बजे के आसपास एक लड़का बाइक लेकर आता है। पूनम के घर के आसपास 100 मीटर की दूरी पर अपनी बाइक रोकता है। जैसे ही पूनम के घर में वो एंट्री करता है, वैसे ही उस दरवाजे पर उसकी छोटी बेटी पूनम की महक मिल जाती है। जिसके बाद वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हारी बहन प्रियंसी कहाँ पे है। तो वो कहती हैं कि प्रियंसी अभी नीचे के कमरे के अंदर सो रही हैं। वो लड़का कहता है कि मैं ऊपर 2nd फ्लोर के ऊपर जा रहा हूँ, तुम्हारी बहन प्रियंसी को वहाँ पर भेज दो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे उससे बात करनी है। महक नीचे जाती है, प्रियंसी से कहती है कि तुम्हें कोई मिलने के लिए आया है। प्रियंसी इस बात को जैसे ही सुनती है, सीढ़ियों के सहारे से 2nd फ्लोर पर जाती है। वहाँ पर एक 21 साल का लड़का खड़ा होता है और उस लड़के से जब वो बातचीत करने लग जाती है, लड़का तुरंत अपनी जेब से एक तेज धारदार चाकू निकालता है। जिसके बाद उसका गला काट कर सीढ़ियों के रास्ते से वो नीचे उतरता है। उतरने के बाद अपनी बाइक लेकर बड़ी आराम से वहाँ से फरार हो जाता है। पूनम जैसे ही ये देखती हैं तो वो अपना गला पकड़ लेती हैं और गला पकड़ने के बाद सीढ़ियों के रास्ते से वो नीचे उतरी होती हैं। जैसे ही बरामदे तक पहुँचते हैं तो वहीं पर वो गिर जाती हैं। जिसके बाद महक उसे देखती हैं और देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती हैं, वो रोने लग जाती हैं। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे या क्या नहीं करे। जिससे पहले प्रियंसी वहीं पर अपना दम तोड़ देती हैं। जैसे इस बात का पता जब पुलिस वालों को लगता है, पुलिस वहाँ पर मौका वारदात पर पहुँचती हैं। जब इस केस की जांच पड़ताल करने लग जाती हैं, जब मुजरिम जब पुलिस के सामने आता है तो पुलिस वाले भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं। जब आसपास के लोगों को इस बात की खबर लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लग जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है लखनऊ और उसी के आसपास एक छोटा सा थाना लगता है मोहनलालगंज। उसी के आसपास एक गांव होता है धर्मावंत खेड़ा। उसी के अंदर पूनम, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास की होती है, उससे 3 साल पहले उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। वो नज़दीकी हॉस्पिटल में रहकर अपनी 2 बेटियां होती हैं, उनका भरण पोषण कर रही होती हैं। काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद प्रियंसी 19 साल की होती है, जिसकी इंटरमीडिएट में पढ़ाई करने के बाद वो BSc की पढ़ाई कर रही होती हैं। उसकी छोटी बेटी महक होती हैं, जिनको अच्छे तरीके से वो उनका भरण पोषण कर रही होती हैं। काफ़ी कड़ी मेहनत कर रही होती हैं। गरीब परिवार होने के बावजूद भी पूनम अपनी कड़ी मेहनत करने के बाद अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई कर रही होती हैं। वो काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्हें एक अच्छी शिक्षा दिला रही होती हैं। लेकिन जैसे ही 24 नवंबर 2025 की दोपहर 12 बजे के आसपास एक 21 साल का लड़का आता है, कुछ पूनम के घर से 100 मीटर की दूरी पर बाइक खड़ी करता है और बाइक खड़ी करने के बाद वो पूनम के घर पर आता है। और जैसे ही उसके घर पर आता है तो गेट पर उसे तुरंत महक मिल जाती है। वो महक से ये कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी यानी तुम्हारी बहन प्रियंसी कहाँ पे है। तो वो कहते हैं कि प्रियंसी अभी फ़िलहाल नीचे कमरे के अंदर सो रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं 2nd फ्लोर पर जा रहा हूँ, तुम्हारी बहन प्रियंसी को मेरे पास भेजो, मुझे जो कुछ ज़रूरी काम है, मुझे उससे बात करनी है। ये बात कहकर तुरंत वो लड़का 2nd फ्लोर पर चला जाता है। जिसके बाद महक नीचे जाती हैं, अपनी बहन प्रियंसी से वो कहते हैं कि तुम्हें कोई मिलने के लिए आया, वो 2nd फ्लोर पर हैं। जैसे ये बात सुनती हैं, प्रियंसी वहाँ से उठती हैं। उठने के बाद सीढ़ियों के रास्ते से वो सीधा 2nd फ्लोर पर चली जाती हैं। जिसके बाद उस लड़के से बातचीत करने लग जाती हैं। जैसे ही बातचीत ख़त्म नहीं होती है, उससे पहले वो लड़का अपनी जेब से तेज़ धारदार चाकू निकालता है। जिसके बाद प्रियंसी का गला काट देता है और गला काटने के बाद वो सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो अपनी बाइक के ऊपर बैठता है और बाइक वहाँ से रवाना करके बड़ी आराम से वहाँ से रवाना हो जाता है। जैसे ही प्रियंसी को इस बात की खबर लगती है कि उसके गले पर चाकू घुमा दिया गया है, तो वो अपना गला पकड़ के सीढ़ियों के रास्ते से जब उसे नीचे उतरी होती हैं और जैसे ही बरामदे तक पहुंचती हैं तो वो वहीं पर उसको चक्कर आने लग जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर गिर जाती हैं और जैसे इस बात का पता उसकी छोटी बहन महक को लगता है तो उसके पास आती हैं। वो भी हड़बड़ा जाती हैं, रोने लग जाती हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर मेरी बहन के साथ क्या किया जाए। उससे पहले उसकी बहन वहीं पर दम तोड़ देती हैं। जिसके बाद महक अपना फ़ोन लेती हैं, अपनी माँ जो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही होती हैं उसे फ़ोन करके इस बात की खबर दे देती हैं। तो उसकी माँ तुरंत इस बात को सुनकर वहाँ से भागकर आ जाती हैं। हॉस्पिटल से अपना सारा काम छोड़कर वो तुरंत अपने घर की तरफ आ जाती हैं। आसपास के लोगों को भी जब इस बात का पता चलते हैं तो वहाँ पर देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती हैं।
जब वहाँ पर पहुँचती हैं पूनम, तो पूनम को इस बात का पता लग जाता है कि आखिर वो लड़का कौन है और इस लड़के के हत्या करने के पीछे की वजह क्या है। जब पुलिस को इस बात की खबर दी जाती है, पुलिस जैसे ही उस मौका वारदात पर पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद जब इधर उधर देखकर वो सारी जांच पड़ताल करने लग जाते हैं, कुछ लोगों से भी पूछताछ करते हैं, तो लोग वहाँ पर कहते हैं कि इस डेड बॉडी को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, इसको ज़रा सा भी यहाँ से हिलने नहीं देंगे, क्योंकि जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाता है उससे पहले इस डेड बॉडी को आपको अपने कब्जे में करने नहीं देंगे। इसके बाद पुलिस वाले आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि डेड बॉडी हमें कब्जे में करने दो ताकि इसकी शिनाख्त हो जाए और इसकी जो है इसकी रिपोर्ट निकल जाए, यानी इसकी डेड बॉडी की सारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, उससे बिल्कुल भी साफ पता लग जाएगा। जब मुजरिम को पकड़ा जाएगा तो सारे सबूत होंगे। इसके बावजूद भी गांव वाले और आसपास के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो पुलिस जब महक को बुलाते हैं और महक को बुलाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं कि क्या तुम उस लड़के को जानती हैं, तो महक कहते हैं कि मैं उस लड़के को जानती ही नहीं बल्कि उसके बारे में सब कुछ भी जानती हूँ। वो लड़का है जिसका नाम आलोक रावत, और वो पास ही के गाँव बीवीडी लोनापुर गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम सतीश कुमार है। जब इस बात को वो सुनती हैं, इस बात को जब जैसे ही पुलिस वालों को सुनाती हैं, पुलिस वाले तुरंत वहां से रवाना हो जाते हैं। रवाना होने के बाद लोनापुर गांव पहुंचते हैं। जैसे ही आलोक रावत के घर पर पहुंचते हैं और जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं तो आलोक वहां से भाग जाता है और वहां से वो फरार हो जाता है। लेकिन उसके बाद उसके भाई को तुरंत गिरफ्तार करते हैं और थाने में लेकर आ जाते हैं। जिसके बाद वो वाकई वारदात पर जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है और जब गांव वालों से उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आलोक के भाई को हमने गिरफ्तार कर लिया है और बहुत ही जल्दी हम आलोक रावत को भी गिरफ्तार कर लेंगे, इस डेड बॉडी को हमारे कब्जे में कर लेने दो, उसकी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो इसके बारे में भी सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। गांव वाले इस बात को देखते हैं कि आलोक का भाई आखिर गिरफ्तार हो चुका है और आलोक भी बहुत ही जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा, तो उस डेड बॉडी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए उसे भेज देती हैं। जिसके बाद शाम होने से पहले आलोक को भी गिरफ्तार करके पुलिस थाने में लेकर आ जाती हैं। जिसके बाद आलोक से भी पूछताछ करने लग जाते हैं कि आखिर प्रियंशी को मारने की पीछे की वजह क्या है। तो आलोक कहता है, बिना डरे बिना सोच समझे वो कहने लगता है कि मैंने प्रियंशी को मौत के घाट उतारा है और मौत घाट के उतारने का वजह मैं ज़रा सा भी इसके बारे में सोच नहीं सकता हूँ। मैं ज़रा सा भी मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैंने प्रियंशी को मौत के घाट उतारा है। अगर मुझे सज़ा भी हो जाएगी तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रियंशी को हमेशा के लिए मारने के बारे में सोच चुका था। जब इस बात को पुलिस भी सुनती है तो वो हैरान हो जाती हैं। जब आलोक से पूरी तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, जब उसकी बातें जब निकल कर सामने आती हैं तो हर कोई इंसान जब इस बात को सुनता है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब जवाब देते हुए आलोक रावत पुलिस वालों से कहता है कि आज से 3 साल पहले प्रियंशी की और मेरी एक शादी के अंदर मुलाकात होती है और जैसे ही हमारी दोनों की मुलाकात होती है तो हम दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। जब हमारी एक दूसरे की बात एक दूसरे को पसंद आने लगती हैं तो हम दोनों एक दूसरे के नंबर जो हैं एक्सचेंज कर लेते हैं। जिसके बाद आए दिन हम दोनों आपस में बात करते रहते हैं और बात जब इस तरीके से बढ़ जाती है कि हम दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। धीरे धीरे हम दोनों अलग अलग जगहों पर मिलने लग जाते हैं और धीरे धीरे जैसे ही हम अलग अलग जगहों पर मिलने लगते हैं तो हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रेम बढ़ जाता है। जब इस बात का पता जब हम दोनों आपस अपने एक घर वालों को जब इस बात की जानकारी देते हैं तो वो भी इस बात से राज़ी हो जाते हैं और शादी के बंधन में बंधने के लिए उन दोनों की सगाई तक हो जाती है। जिसके बाद वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। आलोक को भी जब भी मिलना होता है प्रियंशी से तो प्रियंशी के घर पर चला जाता था। जिसके बाद प्रियंशी से बैठकर घंटों उससे बातें करता था और बातें करते करते उससे जब भी कभी वो फ़ोन पर देख लेता था प्रियंशी को बातें करते हुए तो आलोक काफ़ी ज़्यादा आग बुबला हो जाता था। उससे ये कहता था कि अगर तुम्हें किसी से बात करनी है तो तुम सिर्फ मेरे से बात कर सकती हो, इसके अलावा तुम किसी से भी बात नहीं कर सकती हो। जब एक दिन फिर से जब आलोक रावत जब प्रियंशी के घर पर जाता है तो प्रियंशी को फ़ोन पर बात करते हुए जब वो देख लेता है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद प्रियंशी की पिटाई भी कर लेता है। जब प्रियंशी की पिटाई होती है तो वो सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीता और वक्त बीतने के साथ प्रियंशी को एक दिन उसको
पता लग जाता है कि आलोक रावत एक अय्यासी टाइप का लड़का है। भले ही उसके घर में पैसे हैं, भले ही उसके नाम पर 2-2 गाड़ियां हैं, लेकिन वो लड़का काफ़ी ज़्यादा अय्यासी टाइप का है, जुआरी टाइप का है, बहुत ही ज़्यादा शराब पीने वाला लड़का है। इंटरमीडिएट के अंदर 2 बार फेल हो चुका है, इसके बाद तीसरी बार वो इंटरमीडिएट के अंदर वो अपना एग्ज़ाम दे रहा है। ये सारी बातें जब उसको पता लगती हैं तो अपनी माँ पूनम से कहने लगती हैं कि आलोक एक बहुत ही बेकार लड़का है, बहुत ही बुरा लड़का है, वो इस तरीके से 2-2 बार फेल हो चुका है। इसके बाद वो तीसरी बार इंटरमीडिएट के अंदर वो अपना एग्ज़ाम दे रहा है, वो जुआरी है, वो काफ़ी ज़्यादा शराब भी पीता है। जब ये सारी जानकारी अपनी माँ पूनम को देती हैं तो उसकी माँ भी इस सारी बातों से वो बिल्कुल भी इनकार नहीं कर पाती है, उससे सहमत हो जाती हैं। और एक दिन पूनम आलोक के पिता सतीश से फ़ोन करके ये कहती हैं कि मेरी लड़की तुम्हारे लड़के से बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहती हैं और ये रिश्ता हम आज यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। सतीश भी काफ़ी ज़्यादा उसे समझाने की कोशिश करता है पूनम से और काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर प्रियंसी बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं कि मैं आलोक से शादी करना चाहते हूँ। वह एक ही बात पर एक ही रट लगाए होती हैं कि मैं आलोक से बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहती हूँ, मैं हमेशा के लिए उसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। जब इस बात का पता आलोक को लगता है तो आलोक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के बाद वो पूनम से एक बार समझाने की कोशिश करता है, उसे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पूनम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती है, नहीं प्रियंसी मानती है। तो आलोक एक धमकी भरा मैसेज दे देता है कि मैं प्रियंसी को इस दुनिया में जिंदा नहीं रखना चाहता हूँ, मैं उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। लेकिन पूनम को और प्रियंसी को इस बात को कभी भी डर नहीं लगता है, कभी भी इस बात का भनक नहीं लगता है, क्योंकि पूनम के पति नहीं होने के बावजूद भी, यानी प्रियंसी के पिता नहीं होने के बावजूद भी पूनम एक अच्छी खासी उनको शिक्षा दे रही होती है, जिनकी वजह से उनके बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही 24 नवंबर 2025 के दिन दोपहर के वक्त 12 बजे के आसपास आलोक अपनी बाइक लेकर पूनम के घर से 100 मीटर की दूरी पर अपनी बाइक को खड़ा करता है। जैसे ही उसके घर पर जाता है और घर पर जाने के बाद उसके दरवाजे पर महक मिल जाती है, जिसके बाद आलोक उससे पूछता है कि तुम्हारी बहन प्रियंसी कहाँ पर है। तो वो कहता है कि नीचे कमरे के अंदर सो रही है। वो कहता है कि मैं ऊपर 2nd फ्लोर पर जा रहा हूँ, तुम मेरी बहन को मेरे पास भेजो, मुझे ज़रूरी कुछ काम है। महक नीचे जाती है, प्रियंसी से कहती है कि तुम्हें आलोक मिलने के लिए आया है, 2nd फ्लोर पर बैठा है। वो तुरंत सुनती है, प्रियंसी उसके पास जाती हैं तो वहाँ पर आलोक उसे ये पूछने लगता है कि तुम मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं करोगी। प्रियंसी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपनी आवाज़ में वो ये कहती हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहती हूँ और बिल्कुल भी मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। जब ये बात सुनता है आलोक रावत तो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, गुस्से में आकर अपने जेब से चाकू निकालता है और तेज़ धारदार चाकू निकालने के बाद पूनम के गले पर इस तरीके से वार कर देता है। और वार करने के बाद वो सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरता है और तुरंत अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से फरार हो जाता है। जब प्रियंसी अपने गले को पकड़ के सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरने लगते हैं, वो चिल्लाने की आवाज़ कोशिश करने लग जाती है, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं आती है। लेकिन सीढ़ियों के रास्ते से जैसे नीचे उतरती हैं, बरामदे तक जैसे ही पहुंचती हैं तो वहाँ पर उसको चक्कर आती है, जिसके बाद वो वहीं पर गिर जाती हैं। और उसकी बहन महक को जब इस बात का पता लगता है तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना है। उससे पहले प्रियंसी अपना दम तोड़ देती हैं। जब अपनी माँ को जब इस बारे में जानकारी देती हैं, उसकी माँ वहाँ पर पहुँच जाती हैं और गाँव के आसपास के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये सारी कहानी पुलिस वाले को भी बता देते हैं और पुलिस उस मुजरिम को यानी आलोक रावत को गिरफ्तार करने के बाद उसकी सारी जानकारी जब उसके सामने आती हैं तो पुलिस वाले भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में ये लड़का दिन दहाड़े ऐसी वारदातें भी कर सकता है, इस लड़की के साथ ऐसी हरकतें भी कर सकता है। अब पूनम का कहना है कि मेरी जो लड़की थी वो मेरी बेटे के बराबर थी, यानी मेरी लड़की बीएससी में पढ़ने के बाद वो कुछ करना चाहती थी, वो कुछ बड़ी बनना चाहती थी। मेरा एक भी लड़का नहीं है, नहीं मेरी इस दुनिया में मेरा पति है, मेरी लड़की ही सब कुछ मेरे लिए थी। लेकिन मेरी बड़ी बेटी पूनम को 19 साल की उम्र में इस तरीके से उसकी मौत कर दी जाएगी, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने अपने दोनों लड़कियों को इस तरीके से पढ़ा रही थी कि वो कुछ इस दुनिया के अंदर कर सकते हैं, कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जब पुलिस वालों को देती हैं तो पुलिस वाले उसके सामने उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करती हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आलोक के भाई को छोड़ देते हैं, लेकिन आलोक को जिला न्यायाधीश के पास लेकर जाती हैं, जहां पर एक न्यायालय में उसको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाती है, जिसके बाद उसको हमेशा जेल के सलाखों के पीछे भेज देती हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए।
इस वीडियो के अंत में अगर कोई अपना नाम लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना नाम और एड्रेस बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी का नाम जरूर से लिया जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।